कर रहे हैं, क्योंकि अभी विलंब करेंगे तो बाद में भी विलंब होता है। ठीक है। सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि अपना अपना माइक बंद कर लें, म्यूट कर लें। जब जिन्हें कुछ बोलना होगा तो अनम्यूट करेंगे, अपनी बात कहेंगे और फिर से म्यूट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर सेंटरिंग करेंगे, अपने केंद्र से, अपने मालिक से हम जुड़ेंगे। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि सीधे बैठ जाएं और आराम से बैठें। अपनी आंखें बंद कर लें और 2-3 बार धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें। आहिस्ते से अपना ध्यान अपने हृदय में लाएं। और स्वयं को अपने हृदय की अनंत दिव्यता में डूबता हुआ अनुभव करें। और गहराई में जाएं। और गहराई में जाएं, जितनी गहराई में आप जा सकते हैं। अपने हृदय की अनंत गहराई में पूज्य मालिक की उपस्थिति को महसूस करें। उनसे प्रार्थना करें कि मालिक, आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त रहें। आपके चेहरे पर मधुर मुस्कान सदैव विराजमान रहे। हृदय की इसी दशा में बने रहते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी संख्या 60 के आसपास दिख रही है। पिछली मीटिंग में 85 मैक्सिमम संख्या थी। अभी ज्वाइनिंग लगातार चल रही है। हम लोग अपने समय से करीब 15 मिनट विलंब हो चुके हैं। चलिए, कोई बात नहीं। पिछली बार की तरह आज की मीटिंग भी बेसिकली वैसी ही है। हमें कुछ सुझाव के रूप में कहिए या जैसा भी कहिए कि
एक बात आई है हमारे सामने कि कुछ भाई बहन परेशान हो रहे हैं टेस्ट से। उन्हें कुछ एक साइकोलॉजी होती है, देखिए बचपन से हम लोग एक जिस साइकोलॉजी के तहत हमारे टेस्ट लिए गए हैं ना, तो वो साइकोलॉजी हमारे पर, वह मनोविज्ञान हमारे पर आज भी हावी है देखा जाए तो। आवाज नहीं आ रही। नाम नाम तो सबसे पहले तो मैं उस संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। कोई और बोलेगा तुम सुनेगी। हाँ, म्यूट हो जाए भैया, किसी का माइक ऑन है, म्यूट हो जाइए तो अच्छे से बात हो पाएगी, सभी भाई बहन हमारी बात अच्छे से सुन पाएंगे। सर इस बैठक को रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं? ये बैठक रिकॉर्ड होती है, शायद मानी चंद भैया रिकॉर्ड कर रहे होंगे इसको। नहीं, आप भी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद ग्रुप पे शेयर कर नहीं, दिया मेरे में करिए। रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ चलिए। जी। ओके ओके। पिछली बैठक शायद रिकॉर्ड की थी, इस बार भी मानी चंद भैया से बात हुई, रिकॉर्ड करेंगे तो शेयर हो जाएगी आपको। हाँ, तब बात कर रहे थे एग्जाम साइकोलॉजी की, परीक्षा के मनोविज्ञान की बात कर रहे थे। ये दो चीजें एक जैसी होती है, जैसे जब हम स्टेज पर जाते हैं ना, जब कभी हमें बोलना होता है, सामने 10 20 50 100 200 ऐसे लोग होते हैं, इस स्टेज पर होते हैं तो भी एक प्रकार का भय होता है हमारे अंदर आ जाता है, और उसे ग्लासोफोबिया बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हमारा ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, तो उसमें एक कम्युनिकेशन का चैप्टर है, उसमें चर्चा करेंगे इसकी। वैसा ही कुछ मिलता जुलता भय एक एग्जाम का भी होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में दोनों ही कंडीशंस में यह चल रहा होता है कि यहाँ पर हमारा मूल्यांकन किया जा रहा है। जो हमारे भीतर है, जो हमारी वास्तविकता है, हमारे उस वास्तविकता का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस कारण से भय होता है, चाहे स्टेज का भय हो और चाहे एग्जाम का भय हो। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा मूल्यांकन किया जाता है, तब एक शब्द पर गौर कीजिएगा, हमारा मूल्यांकन या मेरा मूल्यांकन। तो अगर हम अकेले होते हैं उस वक्त, जैसे मान लीजिए मैं पार्टिकुलर एक्स वाई जेड हूँ, उस समय अगर खुद को मैं महसूस करता हूँ कि मैं पार्टिकुलर एक व्यक्ति हूँ, तब मेरे अंदर कमियां हो सकती है और हम अपनी कमियों से वाकिफ हो सकते हैं, और उसकी वजह से होता है कि हमें मूल्यांकन का भय होता है। और अगर हम उस समय मालिक से जुड़े रहे हैं कि उस समय मैं पार्टिकुलर एक्स वाई जेड नहीं हूं, बल्कि हमारे भीतर मालिक की शक्तियां कार्य कर रही हैं, कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता है, जो होगा अच्छा है तो उनका और कमियां हैं तो उनकी, एक भाव अगर हमारे भीतर है कि हम उनमें अगर समाये हुए हैं, खोए हुए हैं, तो किसी भी प्रकार के मूल्यांकन का भय नहीं होगा। फिर एक चीज, एक प्रक्रिया और शुरू होती है। ऐसी दशा में फिर हम स्वयं को परफेक्शन की ओर ले जाने की बात सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारा मूल्यांकन होगा, नहीं, हम जो भी करेंगे अपना सबसे बेहतर देने का प्रयास करेंगे, जो भी हमारा होगा। तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि जो परीक्षा है, जो टेस्ट हो रहा है, ये आपका मूल्यांकन करने के लिए नहीं हो रहा है। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजें आप कर रहे हैं। यह जो अंक हैं, ये अंक आपका मूल्यांकन नहीं करते हैं, यह सिर्फ एक औपचारिकता है। और उस औपचारिकता को लेकर के हम लोग इस चीज को आगे बढ़ रहे हैं, किसी के नंबर कम आए, किसी के नंबर ज्यादा आए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब सभी अच्छा कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के किसी भी प्रकार का भय अपने अंदर मत लाइए ना। अगर लाएंगे तो क्या होगा कि पता चला कि आपको जो आ रहा है वो भी भूल जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेंटर्ड होकर के अपना पेपर दीजिए। पढ़ रहे ही हैं, किताबें आपके सामने हैं, बस केवल थोड़ा सा पढ़ाई ही तो करनी है ना। और इसमें दोनों को मैं कहता हूँ, चाहे प्रशिक्षक हो चाहे प्रशिक्षु हो, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को जगाते रहें। प्रशिक्षक प्रशिक्षु को जगाते रहें और प्रशिक्षु प्रशिक्षक को जगाते रहें। ये उन दोनों का, आप दोनों का अधिकार है यह। क्योंकि यह भी बात आ रही है सामने कि जो हमारा निवेदन है, हमारा निवेदन क्या है, जो टीम की तरफ से जो ये बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, मालिक का सुझाव है, उसमें मालिक का निवेदन है, कह सकते हैं कि कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन
अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ बात है तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन प्रतिदिन 1 घंटा डेली प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षक गण के साथ जरूर गुजारें। हफ्ते में 2 या 3 सीटिंग जरूर लें। 3 लें बहुत अच्छा है, 2 कम से कम लें, और किताब पढ़ें। जब एक साथ डिस्कशन करते हैं ना, देखिए फिर वही बात आती है कि जब हम किताब को एक कहानी या एक उपन्यास के रूप में पढ़ते हैं तो फिर जो हमने पढ़ा एक तरफ से पढ़ते जाते हैं और दूसरी तरफ से डिलीट होता चला जाता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, एक तरफ से रिकॉर्डिंग होती रहती है, पीछे से वो डिलीट होता रहता है। ऐसे कि हमारा भी जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो भी सीसीटीवी कैमरा जैसा हो जाता है। आगे की रिकॉर्डिंग होती रहती है, पीछे का डिलीट होता चला जाता है, रहता नहीं उसमें। तो इसलिए जब डिस्कशन होता है किसी चीज पर, किसी टॉपिक पे जब डिस्कस करते हैं, हम विचार विमर्श करते हैं, तो उससे नई नई बातें उभर करके सामने आती हैं। तब लगेगा कि हमने पढ़ाई तो की थी, लेकिन ये बात हमारे समझ में पहले नहीं आई थी जो अभी आ रही है। और जब भी आपने यह कार्य किया होगा तो निश्चित रूप से जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, उन्हें इस चीज का निश्चित रूप से अनुभव होगा। और यह अनुभव आप ही लोगों से निकल करके आया है कि पहले तो पढ़ा था लेकिन समझ में उतना नहीं आता था या नहीं आया था। अब पढ़ रहे हैं तो कुछ उसके अलग मीनिंग समझ में आ रहे हैं, कुछ अलग मायने समझ में आ रहे हैं। और पीछे का सिलेबस कम नहीं हो रहा है जी। आप देख रहे होंगे कि जो पीछे का जो आप पढ़ चुके हैं वह सिलेबस में जुड़ता जा रहा है, आगे आगे जुड़ता जा रहा है, पीछे का एज इट इज रह रहा है। जब आप दोबारा पढ़ रहे हैं तो आपको फिर कुछ और भी समझ में आ रहा है। तो तो मालिक ने जो बात कही है, वास्तव में देखा जाए तो हमारे मस्तिष्कीय क्षमता या हमारे हृदय की क्षमता में नहीं है कि हम उनकी उन बातों को उसी रूप में समझ सकें जो उन्होंने कहा है। वह समझते समझते वक्त लगेगा। जब कई बार हम गुजरेंगे उस रास्ते से, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ वह वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। और फिर भी अगर हम 100 बार पढ़ करके भी पूरी बात समझ लें उनकी, तो भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अनंत बार पढ़ेंगे तो भी शायद हर बार हमें कुछ न कुछ नया मिलेगा। चारी जी महाराज कहा करते थे, उन्होंने अपना एक वाकया बताया था। कहा था कि जब सत्य का उदय मैंने पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम देखा जब, एक पतली सी किताब, तो उसको मैंने ऐसे ही पढ़ा और लगा कि ये तो ऐसे ही सामान्य किताब जैसी है। 2-4 पन्ने, 5 पन्ने पलटे और उसको यूं ही रख दिया। क्योंकि पहला ही जो अध्याय है धर्म का है, और धर्म के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो उन्होंने ऐसे ही पढ़ा और उसको ऐसे ही रख दिया, 2-4 पन्ने पलटे। फिर बाद में बताते हैं, वो कहते हैं कि उसके बाद जब अभ्यास में हम उतरे और अभ्यास गहन तरीके से करना शुरू किया, तो फिर किताब में जो लिखा हुआ था उसका रहस्य खुलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे हमारी अभ्यास के माध्यम से दशा सुधरती जाती है, दशा बेहतर होती जाती है, वैसे वैसे हमारी समझ बेहतर होती जाती है। जो उसमें लिखा हुआ है, हम मास्टर के हृदय के नजदीक होते जाते हैं। तो हमें जो उसमें लिखा गया है, जो कहा गया है, वह चीजें धीरे धीरे और ज्यादा समझ में आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए केवल किताब पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचें कि हम केवल किताब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, किताब पढ़ें और साथ में हम अपना जो हमारी साधना है वह गहन तरीके से भी चलती रहे। जब साधना हमारी गहन तरीके से चलेगी, हमारी दशा सुधरती चली जाएगी, तो हमें अंदर से रिविलेशन होता है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमारे भीतर ही है, हमारे हृदय में ही है। बस केवल पुस्तकें सहायता करती हैं, मदद करती हैं उस अंदर के ज्ञान को बाहर निकालने में। तब लगता है कि हाँ ये बात तो है, हमको भी समझ में आ रही है, यह बात ऐसा होना चाहिए। केवल हमारा परिचय कराती है, केवल कहिए कि स्विच ऑन करने का काम करती हैं पुस्तकें। ऐसी दशा में जो बाबूजी कह गए वो सारा ज्ञान हमारे भीतर है, बस केवल हम उसे रिवील नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन हम उस चीज को रिवील कर लेंगे पूरी तरह से, इसे कहते हैं साक्षात्कार कर लेना। तो साक्षात्कार करना किसका है? जो हमारे भीतर स्वयं का ज्ञान है उसी का तो साक्षात्कार करना होता है हमें, वो कहीं बाहर नहीं है।
बस पुस्तकों के माध्यम से और साधना के माध्यम से उस चीज को हमें केवल जानना है और कुछ नहीं है। तो इसलिए टेस्ट का जो फोबिया है, अगर किसी भाई बहन में है तो उसको बिल्कुल भूल जाए। ऐसा कोई टेस्ट आपका हो नहीं रहा है ना। आपके भीतर मालिक बैठे हैं, कौन ले सकता है उनकी परीक्षा, उनका टेस्ट कौन ले सकता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक कहीं एक औपचारिकता है आप लोग, और इसके पीछे एक मकसद और भी है। एक समय हुआ करता था कि जब बहुत कम प्रशिक्षक भाई बहन हुआ करते थे, क्षेत्र में एकाध हुआ करते थे, उस समय उतनी ही आवश्यकता थी। अभी भी काफी संख्या, अब तो 10,000 से ऊपर संख्या हो गई है ना? आप जिस मोहल्ले में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई प्रशिक्षक भाई बहन मिल जाएंगे, फिर भी संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके पीछे मालिक का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जहां रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें टच करना है, ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों के हृदय को हमें स्पर्श करना, सबके पास जाना है। और जानते हैं सबके पास जब हम जाते हैं ना किसी के पास, आप सब इस चीज से वाकिफ होंगे और कभी न कभी इस चीज से गुजर चुके होंगे। हर तरह के लोग मिलते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी मिलते हैं। गांव में जाते हैं, खासकर आप लोग गांव में काम करना है, ब्लॉक्स लेवल पे काम करना है, कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, सरल लोग मिलेंगे, भोले लोग मिलेंगे। उनके साथ हमें कैसे डील करना है, ये एक बात है। इसके साथ साथ ऐसे लोग भी मिलेंगे, शहरों में भी हम रहते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो शुद्ध शुष्क बौद्धिक होते हैं। एक पूरी श्रृंखला, एक पूरी जो है आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, हर तरह के लोग मिलेंगे। और हमें खुद को इस प्रकार से तैयार करना है कि हम हर प्रकार के लोगों को डील कर सके, सभी को संतुष्ट कर सके। तो इसके लिए हमें हमारे हृदय की सरलता के स्तर पर भी साधना हमें ले जाती है, हमें सरल बनाती है, जिससे कि हम लोगों के हृदय को स्पर्श कर सके। और हमें जो ज्ञान है, जो पुस्तकों में हमारे मालिकों ने ज्ञान दिया है, लिखा हुआ है, उसका भी हमें अपने पूरे सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे मास्टर के। वहां मास्टर नहीं होते हैं, वहां दाजी नहीं जाते हैं किसी से बात करने के लिए। दाजी के पास पहुंचते पहुंचते, या कहिए कि दाजी का वीडियो या ऑडियो सुनते सुनते तो आपसे कम से कम सैकड़ों मुलाकातें हो चुकी होती हैं। तब उसके मन में जिज्ञासा होती कि अच्छा, और उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार होते हैं कि हम उसके भीतर इस जिज्ञासा को पैदा कर सके कि वह दादी के वीडियो को सुने या दादी के साथ वो सत्संग करे। फिर उसमें धीरे धीरे जिज्ञासा होगी कि हाँ वो कान्हा तक जाए, उनसे मिले, उनके सानिध्य में जाए। तो यह जिज्ञासा का जो बीज है वो हमें ही रोपित करना है। और अगर बीज के लेवल पर, बीजारोपण के लेवल पर अगर हमसे कहीं चूक हो गई, तो आप सब जानते हैं कि उस बीज का क्या होने वाला है। क्या उसका अंकुरण होगा? नहीं हो सकता है। तो हमें उस लेवल पर काम करना है जहां पर बीजारोपण होना है। हाँ, जब एक बार बीजारोपण हो गया, अच्छे से अंकुरित हो गया और उसकी पत्तियां ऊपर आ गई, जड़ नीचे पहुंच गई, तो फिर हमारा काम तो फिर बस इतना ही रहता है कि बीच बीच में सींचते रहे हम उसको, बस उसका खर पतवार निकालते रहे, निराई गुड़ाई करते रहे। बाकी तो वो स्रोत से जुड़ चुका है। तो चूंकि हमारा जो काम है उस लेवल पर, रूट लेवल पर है कि हमें शुरुआत में बीजारोपण करना है, इसलिए बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है। आप में से ज्यादातर भाई बहन समझते होंगे, चाहे किसान के हो उस रूप में समझते हो, या जो भाई बहन शहरी हैं वे भी समझते होंगे, क्योंकि आजकल वो भी कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे गमले में ही पौधा लगाते हो, बीजारोपण करते हो, लेकिन करते जरूर होंगे। उन्हें सबको समझ में आता है कि हाँ वहां पर किस प्रकार के सावधानी की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारे सिस्टम के बारे में, जो भी हमारा सिस्टम है, सहज मार्ग सिस्टम, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मिशन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हार्टफुलनेस मोमेंट के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और एक बात और है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें कहां पर, किसके सामने क्या बोलना है, कितना बोलना है ना। यह इस बात पर भी नियंत्रण होना चाहिए, और इस बात पर भी हमें समझ होनी चाहिए कि किसके सामने और कहां पर किस लेवल पर हमें कितना बोलना है।
तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, जो सबसे पहले हम परिचय कराते हैं, वो परिचय होता है हमारे सिस्टम का, हमारी साधना पद्धति का। वो भी साधना पद्धति के रूप में हम हर जगह परिचय नहीं कराते हैं। बस हम ये देखते हैं कि हमें वहां पर हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है कि किसके साथ हमें कैसा, कहाँ से शुरुआत करनी है। अगर कोई शुद्ध बौद्धिक व्यक्ति है ना, अगर आप उससे कहेंगे साधना, ध्यान, आश्रम, गुरु, आप इन सब की बात करेंगे तो वो तुरंत एक प्रतिक्रिया, उसके अंदर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। आपने सबने महसूस किया है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप सबका अनुभव है ये। तो कैसे कैसे धीरे धीरे कैसे कैसे हमें नर्चर करना है हर व्यक्ति के हृदय को, इसको हमें समझना होगा। और इसको समझ तभी हम कर पाएंगे जब हम साधना के लेवल पर हमारी दशा ऐसी हो कि हम उसके हृदय को स्पर्श कर सकें। वह महसूस ही नहीं कर पाएगा कि आपके साथ रह करके उसे अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका हृदय जानता है कि आपके साथ उसे अच्छा क्यों लग रहा है, लेकिन उसका मस्तिष्क नहीं। आपके घर कोई व्यक्ति आया तो उसे एक विशेष प्रकार का अच्छा क्यों लग रहा है, विशेष अनुभव क्यों हो रहा है, नहीं पता उसको। उसका मस्तिष्क नहीं जान सकता, लेकिन उसका हृदय जानता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इस प्रकार की वाइब्रेशंस मौजूद होते हैं। एक साधक के घर में ऐसे वाइब्रेशंस मौजूद होते हैं। तो ये आपने अनुभव किया होगा इस चीज का भी। तो इसीलिए हमें अपने साधना के स्तर पर तो कार्य करना ही है, लेकिन हमें ज्ञान के स्तर पर भी हमारे मालिकों ने क्या कहा है, कहीं कोई कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए कि आपसे बात हुई तो बोले नहीं, उन्होंने तो, वो भी प्रशिक्षक मिले थे, वो तो ऐसा बोल रहे थे। यह भी बहुत ज्यादा होता है कि एक ही चीज का हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं और अपनी बात हम बताते हैं, मालिक ने क्या कहा उसकी बात नहीं बताते हैं। इसीलिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 तो साधना से संबंधित है, लेकिन जो पार्ट 2 है वो इसीलिए कहा जाता है कि किताब में जो लिखा वही लिखिए, अपना कुछ मत लिखिए उसमें। उससे क्या होगा कि आपके उत्तर में एक रूपता होगी, जो आप समझाएंगे लोगों को उसमें एक रूपता होगी। ऐसा नहीं होगा अरे वो प्रशिक्षक महोदय ऐसा कह रहे थे, या वो प्रशिक्षक बहन ऐसा कह रही थी, आप तो ऐसा कह रहे हैं। तो फिर पता चला कि आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि नहीं उसका मतलब ये, उसका मतलब ये, पता चला कि जो एक कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए एक नए व्यक्ति के साथ व्यवहार, वो नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं हम वहां पे लूज कर जाता है। तो इसलिए पुस्तकों का पढ़ना, मालिक ने क्या कहा है उसी रूप में, हूबहू उसी रूप में जानना हम सबको जरूरी है, जिससे कि एक रूपता बनी रहे, उसमें अलग अलग ना हो, हमारा अपना कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। मालिक ने जैसा कहा है बस वैसा ही। तो ये तो बात हो गई। आगे हम चलते हैं इस पे कि जैसे कि पहला जो भाग था प्रश्न पत्र में, पहला भाग साधना से संबंधित और हमारे थोड़ा सा अवेयरनेस से संबंधित था। पहला ही प्रश्न आप देख के चौंक गए होंगे मुझे लगता है कि श्री रामचंद्र मिशन के एम्बलेम का चित्र बनाए। हम लोग इस सब पे टांग के चलते हैं ना, ज्यादातर भाई बहन जो है एम्बलेम लगा के चलते हैं। और होता यह है कि हमारी अवेयरनेस कितनी है, सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस की भी होती है कि हम अपने एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरनमेंट से कितने ज्यादा अवेयर हैं, कितने ज्यादा हम कनेक्टेड हैं, कितने ज्यादा हम जुड़े हुए हैं। इस बात की भी थोड़ी सी आप होती है। या कोई मान लीजिए पूछ दे कि आप लगाए हुए एम्बलम, कोई नया भाई बहन कोई मिलता है, बोलता है कि भाई साहब या बहन जी ये क्या है, ये आपने क्या लगाया हुआ है, ठीक है। तो क्या उस समय हम, अगर हम लड़खड़ा गए, क्या हम देखेंगे, क्या निकाल गए कि देखें क्या है इसमें, ऐसा देखेंगे नहीं ना। अगर हम उसको निकाल के देखने लगेंगे तो कहेगा अरे देखो इनको ही नहीं आता है, लगा के टांग के घूम रहे हैं और इनको ही नहीं आता इसके बारे में क्या है ये। तो सोचिए कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी। वहां पर हम, कहाँ हमें फ्रंट फुट पर बैटिंग करनी है, हम बैक फुट पर आ जाते हैं और पता चला कि हम खुद हिट विकेट हो जाते हैं। तो हमें खुद हिट विकेट नहीं होना है, हमें वहां पर फ्रंट फुट पे ही आना, बताना है कि हाँ भैया ये देखिए, ये एम्बलम आप देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं एम्बलम क्योंकि आपने लगाया हुआ है, आप नहीं देख रहे हैं, वो सामने देख रहा है। लेकिन आपको बगैर अपने एम्बलम देखे हुए भी आपको एक्सप्लेन करना है कि हाँ देखिए भैया, आप देख रहे होंगे ना नीचे, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, श्री रामचंद्र मिशन लिखा हुआ है सबसे नीचे। ये
हमारी संस्था का नाम है। फिर देखिए आगे एक बना हुआ स्वास्तिक बना हुआ है। बताएंगे स्वास्तिक जो होता है यह किसी कार्य का, जब हम श्री गणेश करते हैं, किसी कार्य का हम शुरुआत करते हैं, किसी शुभ कार्य का, तो हम वहां पर स्वास्तिक लगाते हैं ना, वो समझ जाएंगे हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहां से हम अपने जीवन का रिस्टार्ट करते हैं, अपने जीवन का फिर से शुरुआत करते हैं, उसको समझ में आएगा। फिर कहेंगे देखिए ना उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन द मेमोरी ऑफ समर्थ गुरु पूज्य रामचंद्र जी महाराज, फतेहगढ़ यूपी। तब बताएंगे ना, अगर हमें पता होगा कि इसके बाद ये लिखा हुआ, तभी बताएंगे ना कि इसका क्या मीनिंग होता है, परिचय। फिर बताएंगे कि देखिए बीच में एक रास्ता बना हुआ है, अगल बगल पहाड़ है, काले पहाड़ है, इन सब का मतलब क्या होता है। इसमें देखिए सहज मार्ग लिखा हुआ है, फिर देखिए सूर्य बना हुआ है, फिर आकाश बना हुआ नीले रंग का ना, वहां पर सत्यपथ लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक पूरा देखिए पार करके, सर्कल्स पार करके, फिर आप देखें ऊपर ओम तत्सत लिखा हुआ है। ये हमारी पूरी साधना पद्धति एक छोटे से एम्बलेम में दी हुई है। पूरी साधना पद्धति, पूरा मिशन, पूरी फिलॉसफी कह सकते हैं, एक छोटे से एम्बलेम में चित्र में दिया हुआ है। अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो सोचिए हम कैसे बताएंगे लोगों को। तो वहां पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो चीज अपने हम हृदय के ऊपर टांग करके चल रहे हैं उसको हम बता भी सके। यहाँ पर इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आपका चित्र, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने चित्र कैसा बनाया है इससे मतलब नहीं है, ठीक है। किसी का टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, किसी की राइटिंग अच्छी, किसी की कम अच्छी हो सकती है, लेकिन उसमें जो चीजें हैं वे तो होनी चाहिए ना। जो चीजें उसमें दी हुई हैं वह होनी चाहिए, उनका अर्थ क्या है वो होना चाहिए। इसीलिए हमें पिछले टेस्ट के बाद ये आया कि सभी का जो साधना ट्रेनिंग है, साधना प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसमें हम लोग सारी चीजों को डील करते हैं, सारे चीजों को कवर करते हैं। आप में से जिन कई भाई बहनों ने अटेंड किया हुआ है उसको फिर से आप करें अटेंड उसे, और जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया है वे तो निश्चित रूप से करें ही। और इसीलिए जो 30 तारीख का जो सिलेबस होगा, 30 तारीख को संडे है आपका, टेस्ट नंबर 4, अगला टेस्ट आपका 16 तारीख को होगा, ठीक है। तो 16 तारीख अगला होगा, 16 के बाद अगला वाला 30 तारीख को होगा। तो 30 तारीख वाले सिलेबस में साधना प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो तत्व हैं उनको शामिल किया जाएगा, तो उसका सिलेबस वही रहेगा। तो उसमें हम बता देंगे उसमें क्या क्या रहेगा, तो लेकिन फिलहाल अभी इतना ही उसमें। और 16 वाले का आपको सिलेबस मिल चुका है कि 16 आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी, 2-3 दिन हो भी चुके हैं। 2 तारीख को हुआ था टेस्ट, 2 तारीख के बाद 3, 4, 5, 6, आज 6 तारीख है, 4 दिन हो, चौथा दिन है, तो आपने शुरू भी कर दिया होगा। तो एक तो बात ये हो गई। इसके बाद अगर मान लीजिए वो पूछे, जैसे आपने बताया एम्बलम के बारे में, फिर पूछे कि सर वो एक टेढ़ा मेढ़ा सा हमने देखा है, आपकी संस्था का हमने लोगो देखा था, वो एक टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ बना रहता है, वो क्या है। देखिए जिज्ञासा ऐसे होती है, शुरुआत यहां से होती है। तो फिर टेढ़ा मेढ़ा सा जो बना हुआ है उससे तो टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा है, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बोलेंगे भैया ऐसा है ना, या बहन ऐसा है कि वो इस तरह से बना था कि या ऐसा बना था। तो दो तरह का देखिएगा, एक उसमें लर्न टू मेडिटेट का है, इसमें ओम जैसा बना हुआ है, देखने से लगता है कि ओम जैसा है, लेकिन देखने से लगता है कि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, वह लर्न टू मेडिटेट का हो गया। हार्टफुलनेस का हो गया, जो हृदय जो है आपस में कई हृदय, हृदय में से कई हृदय जुड़ते हुए या निकलते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं ना, वह जो है हमारे हार्टफुलनेस का हो गया कि हम हृदयों को जोड़ते हैं, सारे हृदय एक जगह समाहित हो जाते हैं। तो इनका जो रहस्य है, इनके बारे में हमें निश्चित रूप से जानकारी, बेसिक जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। तो एक चीज आएगी कि आप बताइए हार्टफुलनेस कहते हैं कभी अपनी संस्था को, कभी आप सहज मार्ग कहते हैं, कभी आप श्री रामचंद्र मिशन कहते हैं, ये सब क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेनिंग में ये सब चीजें हम कवर करेंगे। जितनी भी बेसिक चीजें से बेसिक से लेकर के सारे गहराई तक उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। और आपसे यह उम्मीद रहेगी कि आप बहुत ही गंभीरता के साथ उसे अटेंड करें।
क्योंकि लेफ्ट हैंड से या हम उसको साइड में करके अगर अटेंड करेंगे तो हम वो चीज नहीं पा पाएंगे जो वास्तव में लक्ष्य है उस ट्रेनिंग का। तो उसमें निश्चित रूप से आपको तकलीफ कुछ होगी, हम समझते हैं, क्योंकि 6:15 बजे से शुरू है और 6:15 बजे भी कई भाई बहन नहीं आ पाते हैं या कहीं व्यस्त होते हैं। कुछ तो कुछ आप मैनेज करिए। शेड्यूल हमने पूरा डाल दिया है, बीच बीच में कुछ गैप्स भी हैं। 13 तारीख को सिर्फ प्रशिक्षक भाई बहन जुड़ेंगे केवल। इसमें जो भी प्रशिक्षक कैंडिडेट्स हैं, जो भी प्रशिक्षक नहीं बने हैं, तो अभी 13 को वो नहीं जुड़ेंगे। 13 तारीख को केवल जो हमारे प्रशिक्षक भाई बहन हैं वे जुड़ेंगे। 14 तारीख को सभी जुड़ेंगे। 14 से आगे ऑनवर्ड जितने भी सेशंस होंगे सभी जुड़ेंगे। टोटल 9 सेशंस हैं और 25 या 26 तारीख तक चलेगा। बीच में कुछ गैप्स भी हैं, जैसे 14 बाद 15, 16 2 दिन का गैप होगा ना। ऐसे आपको उसमें दिखाया गया है, हमने शेड्यूल भेजा है, दोबारा फिर से हम भेज देंगे। तो बीच बीच में गैप है ना। जैसे 16 को तो टेस्ट ही है इसलिए गैप दे दिया गया है। 15 को शायद किसी अन्य वजह से गैप है। आपको पढ़ने के लिए भी समय बीच में दिया गया है, रिवीजन करने के लिए भी दिया गया है, तो इस चीज को भी ख्याल रखा गया है। अब जैसे कि अगला आता है कि जो हमारी सबसे साधना का जो सबसे कमजोर पहलू होता है, जो हमने भी अनुभव किया है और हमें जो भाई बहनों से बात करने से भी पता चलता है कि सुबह तो हम बड़े जोशो खरोश से उठते हैं, सब कुछ होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, रात होती जाती है, तो हमारा जो मन है वह भी स्थूल होता चला जाता है। और अगर ठीक से शाम को सफाई नहीं हुई है अच्छे तरीके से, तो हम रात को सोते समय की जो हमारी साधना है वह इफेक्टेड हो जाती है, उसको बगैर किए हम सो जाते हैं। तो हमें क्या क्या करना है, तो उसमें सफाई के बारे में भी दोबारा रिपीट किया है। सफाई और प्रार्थना में दोबारा रिपीट किया, क्योंकि यहीं पर काफी ज्यादा संशोधन की आवश्यकता थी। काफी बेहतर हुआ है इस बार, लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी भी प्रार्थना हमें 100% सही नहीं मिली है, मतलब कुछ भाई बहनों की। तो थोड़ा सा वहां पर और फोकस करें कि कहाँ पर है। कुछ नहीं करना है आपके हर किताब में, मतलब जैसे द हार्टफुलनेस वे किताब है उसमें प्रार्थना लिखी हुई है, नियत का निर्माण है उसमें भी प्रार्थना है, हर जगह प्रार्थना लिखी। देखें कि कहाँ पर हमने क्या लिखा है और उसमें क्या लिखा हुआ है। कहीं मनुष्य जीवन को हमने मानव जीवन तो नहीं लिख दिया है ना, या ऐसा ही कुछ छोटी छोटी गलतियां हमने की है। कोई बात नहीं है, प्रार्थना में शब्दों का महत्व नहीं है, लेकिन भाव कैसे बनाएंगे। भाव हम तभी बनाएंगे जब हम उस चीज को उसी रूप में जानेंगे। तो एक बार फिर से चेक कर लें। सफाई में भी कुछ स्टेप्स में अभी सुधार की गुंजाइश है, वहां पर भी देखें कि मालिक ने क्या कहा है और हमने क्या लिखा है, कहाँ पर हमारी त्रुटि हो रही है। उससे होगा कि हमारे एक एक स्टेप, देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हमें चलना है। और उसमें एक स्टेप मालिक ने जोड़ा हुआ है, वो शायद किताबों में नहीं दिया है। वो है कि जब शुरुआत करते हैं, शुरुआत हमारे संकल्प के साथ होती है। तो संकल्प में ये होता है कि हम अपने भीतर मौजूद सभी अशुद्धियों और जटिलताओं से मुक्त होना चाहते हैं। सिर्फ 2 ही शब्दों पर गौर करना है, क्योंकि सारी चीजें जितनी भी होती हैं, बाबूजी कहा करते थे मल, विक्षेप और आवरण, इन 3 शब्दों का प्रयोग करते थे। कुछ शब्द हम अपने से जोड़ देते हैं, जैसे कालिमा या इस तरह से कई, स्थूलता, स्थूलता शब्द है लेकिन स्थूलता भी सब इसमें आ जाती है, जटिलताओं में और अशुद्धियों में सब स्थूलता। सारे शब्द जितने भी हम जानते हैं, जो भी कमियां हो सकती हैं, वे सारे शब्द इसी में आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा हमें शब्दों के फेर में नहीं पड़ना, सिर्फ याद रखें सिर्फ 2 शब्दों का ही हमें प्रयोग करना है, वह है अशुद्धियां और जटिलताएं। बस सारी चीजें इसी में समाहित हैं, सारे मल, सारे विक्षेप, सारे आवरण, सारी कालिमा, सारी जटिल, सब कुछ, ऑल एवरीथिंग इसी में है। बस आप इसको सोचें और सोचें कि हाँ जो भी है हमारे भीतर सब कुछ बाहर निकल रहा है। और सिर्फ एक चीज के बारे में सोचें, वाष्प या धुआं नहीं, सिर्फ या तो वाष्प और या तो धुआं। सिर्फ आप बना लें अपना कि हमें सिर्फ एक चीज के बारे में, चाहे धुएं के रूप में बाहर निकल रही हैं या वाष्प के रूप में बाहर निकल रही है। क्योंकि संकल्प का जो शुरुआत हो वो हमारे लक्ष्य से है।
हमारा लक्ष्य देखा जाए, देखिए दाजी ने उसमें सेमिनार में कहा था इस चीज को, 2018 में सेमिनार लिया था उन्होंने रिसेप्टर्स के साथ। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। लक्ष्य क्या है सफाई का? कह सकते हैं कि हम अपने भीतर की अशुद्धियों और जटिलताओं को बाहर निकालना चाहते हैं, निश्चित रूप से। लेकिन अगर देखा जाए दूसरे परिप्रेक्ष्य में तो हमारा लक्ष्य यह नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है सरल और शुद्ध होना। हमारा जो लक्ष्य है वह क्या है? सरल और शुद्ध होना। उस सरल और शुद्ध होने के क्रम में हम अपने भीतर की अशुद्धियों और जटिलताओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये अगला प्रोसेस है। तो संकल्प हमारा यहां से शुरू होना चाहिए कि हम पूर्ण शुद्ध और सरल होना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प, मूल संकल्प है। अब इस मूल संकल्प के बाद हमें क्या करना है? अब हम चलते हैं कि हम अपने भीतर की सभी अशुद्धियों और जटिलताओं से मुक्त होना चाहते हैं। फिर महसूस करना कि हाँ, हम मुक्त हो रहे हैं। सभी अशुद्धियां और जटिलताएं हमारे सिस्टम से, हमारा जो भी संरचना है, उस संरचना में देखिए केवल शारीरिक ही नहीं है, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सारी चीजें हैं। कारण शरीर तो शुद्ध है, उसमें तो कोई स्थूलता होती ही नहीं है, केवल सूक्ष्म शरीर तक। तो जो भी हमारी संरचना है, उस संरचनाओं से जो भी अशुद्धियां हैं, जटिलताएं हैं, हमेशा के लिए बाहर जा रही है। एक भावना ये भी होनी चाहिए, हमेशा के लिए बाहर जा रही है। कैसे? हमारे पीठ पीछे से, हमारे सिर के पिछले हिस्से से लेकर के पूरी पीठ और कमर के निचले हिस्से तक, वहां से धुएं के रूप में बाहर जा रही है। बस प्रोसेस को स्टेब्लिश करिए, सिंपल सा स्टेब्लिश करके महसूस करिए कुछ देर कि हाँ चल रहा है, वैसा होता हुआ महसूस करिए। इसके बाद अगले स्टेप में उसको एक्सेलरेट करिए, उसको तेज करिए। जैसे हम पहले गाड़ी में पहला गियर लगाते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, फिर पहला गियर लगाते हैं, धीरे से आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड गियर, थर्ड गियर, जो स्पीड जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक हम जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही महसूस कीजिए, वैसा ही करिए। तो यहाँ पर क्या हमें इस्तेमाल करना है? अपनी विल पावर इस्तेमाल करना है, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी संकल्प शक्ति इस्तेमाल करना है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर संकल्प शक्ति में क्यों इस्तेमाल करना है? आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे पानी नहीं पिला सकते। कब तक? जब तक कि वह स्वयं पानी पीने का इच्छुक न हो, जब तक वह स्वयं पानी पीना न चाहे। ऐसे ही मालिक हमें सफाई की क्रिया में बैठा सकते हैं, लेकिन तब तक हम साफ नहीं होंगे, तब तक हम शुद्धता और सरलता की उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हम इच्छुक नहीं होंगे। केवल प्रक्रिया मात्र कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रक्रिया का जो परसेंटेज है केवल 5%, केवल 5%, और कुछ नहीं। बाकी की जो परसेंटेज है वो हमारी इच्छा, वह हमारे संकल्प, वह हमारे मनोभाव पर निर्भर करती है। तो वहां पर यह भाव जरूर होना चाहिए, जब संकल्प हमने लिया था उस समय, कि हाँ हम चाहते हैं ऐसा, और चाहते हैं कि वह केवल हमारे ऊपरी आवरण से नहीं होना चाहिए, यह हमारे हृदय तल की गहराई से होना चाहिए कि हम वास्तव में ऐसा होना चाहते हैं। जब तक वह पुकार जो है, वह रिक्तता हमारे हृदय में नहीं आएगी, तब तक वह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। केवल वह मैकेनिकल रह जाएगी, वह केवल एक प्रक्रिया मात्र बन करके रह जाएगी, उस प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर बात आती कितना चाहते हैं। पहली बात है चाहते हैं, ये हमारी इच्छा हुई। और फिर हम कितना चाहते हैं, डिग्री ऑफ इच्छा, वह क्या हुई? वह हुई हमारी इच्छा शक्ति, हम कितना चाहते हैं। और जितनी इच्छा शक्ति होगी उतना ही हम प्रयास करेंगे, और जितना हम प्रयास करेंगे, जितनी गहराई से प्रयास करेंगे, उतना ही उसका प्रभाव होगा। जैसे एग्जाम्पल, छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमें प्यास लगी, महसूस हुई प्यास, हमने अगल बगल देखा, पानी नहीं था, क्षण देखा जाएगा बाद में। कुछ देर और बैठे रहे, हमें और प्यास लगी, तो हम उठ करके अब उठेंगे,
पहले जो प्यास लगी थी उसने हमें उठने पर मजबूर नहीं किया था, उसने केवल इतना मजबूर किया था हम देख ले हमें अगल बगल कहीं पानी रखा हुआ है क्या, कहीं बॉटल रखी है, उतना ही मजबूर किया था। लेकिन उतनी प्यास नहीं थी कि वह हमें मजबूर कर पाए कि हम उठ करके किचन तक जाएं। कुछ देर बाद हमारी प्यास और बढ़ी और वह प्यास हमें खींच करके किचन तक ले गई। किचन में पानी मिल गया तो ठीक है, अगर मान लीजिए पानी नहीं था किचन में तो क्या हुआ? अब जब किचन में पानी नहीं मिला तो हमें आगे प्रयास हमें और करना होगा, फिर देखना होगा कि हमें पानी कहाँ मिल सकता है, घर में हम खोजेंगे कि पानी और कहाँ हो सकता है। तो चलिए अगर उतनी प्यास नहीं थी फिर आके बैठ जाएंगे, चलो ठीक है अभी उतनी प्यास नहीं हम खोजें। लेकिन कुछ देर बाद और प्यास बढ़ती है और हम मजबूर होते हैं जब खोजते हैं कि घर में पानी कहाँ है। मतलब क्या हुआ, प्यास बढ़ती जा रही है और हमारे प्रयास भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे जो प्रयास हैं वो किस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि हमारी प्यास कितनी गहरी है। घर में पानी नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर हम चुप होके बैठ जाते हैं, ठीक है देखा जाएगा, घर में पानी नहीं है, अब तो जाना पड़ेगा, हमें बाहर निकल के मार्केट जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद सोचेंगे, अभी उतनी प्यास नहीं है कि हमें घर से बाहर निकाल पाए वह, लेकिन कुछ देर बाद हमारी प्यास और बढ़ती है और हमारे प्रयास और बढ़ते हैं। और इस प्यास और प्रयास के इस क्रम ने मनुष्य को मजबूर कर दिया होगा कि चलो चलो कुआं खोदते हैं। सोचिए कि कुआं खोदने जैसी पहली घटना जब हुई होगी तो किसने कुआं खोदा? क्या उस व्यक्ति ने कुआं खोदा? बिल्कुल नहीं। उस व्यक्ति की जिजीविषा ने कुआं खोदा, उस व्यक्ति की प्यास ने कुआं खोदा। यानी जैसे जैसे हमारी प्यास बढ़ती जाती वैसे वैसे हमारे प्रयास बढ़ते जाते हैं। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि हम शुद्ध सरल होना चाहते हैं, मालिक हमें शुद्ध सरल बना दो, हमें कोई प्रयास ना करना पड़े। कितना आसान हो जाए अगर ऐसा हो जाए कि हम मालिक से कहें, प्रार्थना करें, मालिक हमें ऐसा कर दो, मालिक ऐसा कर दें। करते हैं, वास्तव में देखा जाए वही करते हैं, लेकिन वो हमारे प्रयासों को देख करके करते हैं, वो हमारी प्यास को देख करके करते हैं, वह हमारी जिजीविषा को देख करके करते हैं, करते वही है। प्रार्थना तो होनी चाहिए हमारे हृदय में, कोई भी कार्य बगैर प्रार्थना के तो हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से हमारी सफाई के साथ भी प्रार्थना जुड़ी हुई है। हम ये ना सोचिए कि हमारी सफाई में प्रार्थना नहीं जुड़ी है। जिस समय हम संकल्प लेते हैं तो वहां पर संकल्प क्या होता है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति में जब हमारी प्रार्थना जुड़ जाती है तभी वह संकल्प में कन्वर्ट होती है। नहीं तो जब केवल इच्छा शक्ति होगी, सिर्फ हमारी होगी, तो हमारा प्रयास तो बहुत छोटा सा हो सकता है, हमारी क्षमताएं बहुत छोटी हैं। लेकिन जब हमारी इस इच्छा में हम मालिक की इच्छा को भी शामिल कर ले, उन विनम्र भाव से, विनीत भाव से, हम आत्मसमर्पण के भाव से, मालिक हम ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा कोई बोलना नहीं है, बस हमारे हृदय में भाव होना चाहिए, तब जाकर के वह संकल्प बनता है, जब उसमें मालिक की भी प्रार्थना शामिल हो जाती है। तो इस तरह से वह संकल्प कितना गहरा है, कितना चाहते हैं, वास्तव में हम कितना चाहते हैं, किस गहराई से चाहते हैं हम उन अशुद्धियों, जटिलताओं से मुक्ति पाना, वह डिपेंड करेगा हमारी आगे की प्रक्रिया को। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं और महसूस करते जाएं कि वहां पर हम शुद्ध सरल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अशुद्धियां निकलती जा रही हैं, हम शुद्ध होते जा रहे हैं। जटिलताएं निकलती जा रही हैं, हम वहां पर सरल होते जा रहे हैं। जब तक इफेक्ट को भी हम नहीं देखेंगे ना, तब तक फिर वही बात आ जाएगी, हम खाली होते जा रहे हैं, जो कुछ भी है हमारे, बिल्कुल हम वैक्यूम बनता जा रहा है, शुद्ध होते जा रहे हैं, सरल होते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और फिर बाद में हम मालिक को महसूस करते हैं, वो हमारी स्टेज पर है कि हम मालिक को अपने भीतर महसूस कर पाते हैं या मालिक को हमें बाहर महसूस करना है, कोई बात नहीं। प्रक्रिया में ही कहा गया है कि मालिक इस डिवाइन करंट को सामने से आता हुआ महसूस करें, हमें यही बताना है। तो मालिक की उपस्थिति को महसूस करते हुए, लेकिन जब दूसरे बताएंगे तो दूसरे को मालिक नहीं कहेंगे, कहेंगे आप ईश्वरीय उपस्थिति को महसूस करिए, दिव्य उपस्थिति को महसूस करिए ना। वही बताया था कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है और यह चीज हमें सीखनी है। तो ट्रेनिंग में इस बात के बारे में भी काफी विस्तार से चर्चा होगी। फिर ये हो गया, फिर जो हमारे भीतर की जो भी संरचना है, और एक चीज और है कि जब खालीपन की बात आई, वैक्यूम की बात आई, तो दाजी
ने अभी एक लिटरेचर जारी किया है बाबूजी के समय का, बाबूजी का खुद का है, तो वहां पर वह वैक्यूम किस लेवल पर होना चाहिए, वह वैक्यूम जो है हमारा हमारे सेलुलर लेवल पर होना चाहिए। हमारी कोशिका, हर एक कोशिका पे अरबों खरबों कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, उस लेवल पर वैक्यूम होना चाहिए। क्योंकि जो जब तक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा उस लेवल पर नहीं होगा, हमारे सेलुलर लेवल पर नहीं होगा, तब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वास्तव में नहीं होगा। तो इसलिए रूट लेवल, सेलुलर लेवल पर हमें उस वैक्यूम को महसूस करना है, सेलुलर लेवल पर हमें उस सरलता और सहजता और शुद्धता को महसूस करना है, तभी हम मालिक की कृपा को, मालिक की उस दिव्यता को हम अपने सेलुलर लेवल पर हम एडॉप्ट कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। फिर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन किस लेवल का होता है। आप में से कई भाई बहन कर भी रहे होंगे वैसा, और आपने फर्क देखा होगा। प्रक्रिया सब कुछ वही, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस केवल थोड़ा सा सोच में, समझने में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। क्योंकि होता है कि ना, करते 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 हम अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ चीजें हमारी जुड़ जाती हैं, मालिक की चीजें हम भूल जाते हैं, तो मालिक हमें बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं, नहीं ऐसे करो ऐसे करो। तो ये उसी का एक हिस्सा है। तो इस बात पे थोड़ा सा भी कहना था, और बाकी तो देखें आगे। हृदय क्षेत्र के सभी बिंदुओं और उप बिंदुओं का स्पष्ट चित्र बनाए नाप सहित। ये तो रेयरली बहुत कम भाई बहनों ने बनाया है। पूरा ABCD तक ज्यादातर सीमित रहे। पिछली बार भी मैंने यही प्रश्न दिया था, रिपीट किया है हमने इसको। पिछली बार हमने थोड़ा सा कम स्पष्ट किया था, हमने इतना ही लिखा था कि हृदय क्षेत्र के सभी बिंदुओं को दिखाएं। तो खैर आपने उसमें तो सभी ने लगभग ABCD बनाया था, बस केवल 2-4 भाई बहनों ने ही पूरे 1 2 3 4 बनाए थे, बाकी 5 तक, बाकी ABCD ही सबने बनाया था। उसमें भी ठीक से नाप नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया था प्रश्न को कि हृदय क्षेत्र के सभी बिंदुओं और उप बिंदु। तो ये ABCD जो है ये बिंदु नहीं है, ये इन्हें उप बिंदु के श्रेणी में लाया जाता है बिंदु ही है, लेकिन मुख्य बिंदु कौन है, 1 2 3 4 और 5। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे हम ट्रेनिंग के समय। अब हम आते हैं, अगला हमारा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, जो आपको किताबों से देख करके लिखना था। तो आगे भी इसी तरह से प्रश्न रहेंगे। जो पहले पार्ट में किताबों को बिल्कुल नहीं देखना है, आप जैसे करते हैं जो आपको आता है वैसा ही करना है। सेकंड पार्ट में किताबों का हमें रेफरेंस लेना है और वही लिखना है जो हमें दाजी ने या हमें मास्टर्स ने बताया है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, क्यों वही करना है फिर से बता दें, क्योंकि कुछ भाई बहन अभी जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं। तो इसलिए वही लिखना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि उसका रेफरेंस क्या है। कभी कभी होता है कि अच्छा आप बता रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है, आपस में हम लोग कभी कभी चर्चा कर लेते हैं, आपने कहाँ देखा है, मालिक ने कहाँ कहा इस चीज को, जहां पर कंट्राडिक्शन होता है। तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि देखिए मालिक ने इस किताब में इस जगह पर कहा हुआ है, द हार्टफुलनेस में यहाँ पर कहा है, या नियत के निर्माण में यहाँ पर कहा है। नियत का निर्माण भी 2 किताबें हैं। एक दाजी ने तब एक सेमिनार हुआ था 2015 में मणपक्कम चेन्नई में, तो उसमें यूथ सेमिनार था। तो यूथ सेमिनार में दाजी ने जो वक्तव्य दिए थे उसी का सारांश उस किताब में दिया हुआ है, नियति का निर्माण, डिजाइनिंग डेस्टिनी, पुरानी वाली। 2015 दिसंबर में हुआ था वो सेमिनार। इसके बाद फिर इसके बाद दाजी ने लिखी किताब डिजाइनिंग डेस्टिनी के नाम से, एक ही नाम, वही नाम से, लेकिन उसका जो कंटेंट है पूरी तरह से अलग है। तो अभी हम आपको पुरानी किताब भी पढ़ने के लिए कहेंगे, अभी आज नहीं कह रहे हैं, ट्रेनिंग के समय जो गैप रहेगा उसमें कहेंगे पढ़ने के लिए। कारण यह है कि उसमें ऐसी छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हुए हैं और ऐसा उसमें दिया हुआ है कि बिल्कुल टू दी पॉइंट उसमें है। अब बात आती है कि जब किताब से आपने लिखा है तो किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक बात का ख्याल हम लोग कम रख पाए हैं, वो ये कि जब लिखना शुरू किया, हमें कोई चीज मिल गई ना, तो हमने उसमें ध्यान नहीं दिया हमें उसमें कितना लिखना है, लिखते चले गए। हम खुश हो जाते हैं कि हमको ये मिल गया उत्तर, हम उसको लिखते चले जाते हैं,
और पता चलता है कि हम जितना पूछा गया है उससे कहीं कुछ ज्यादा लिख देते हैं, तो हमारा समय उसी में काफी चला जाता है। तो देखें कि क्या पूछा गया है ना? क्या पूछा गया है बिल्कुल वही लिखे, उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये ना सोचे कि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है। आपको हो सकता है कि वो चीज आगे पूछी गई हो ना, ज्यादा लिखने ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना कि है मिलना है उसमें। तो आप ना समय ना खराब करें, उतना ही लिखें जितना कि लिखना जरूरी है, टू दी पॉइंट लिखें। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना ही लिखें जितना पूछा गया है ना। और कभी कभी हमने उसमें अपनी चीजें भी जोड़ दी हैं, तो अपनी चीज ना जोड़ें। इसीलिए एक चीज और भी इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन में, कि अगर आप अपने से लिखते हैं, भले ही आपने सही लिखा है, ध्यान दीजिएगा, आप कह सकते हैं कि अगर हमने सही लिखा है तो आप आधे पूर्णांक में क्यों मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि उद्देश्य यहाँ पर क्या है, उद्देश्य यह है कि आपको आता है वो तो एक उद्देश्य है ही, लेकिन उद्देश्य यह भी है कि आप उसे खोज पाए हैं कि नहीं खोज पाए हैं, आपने वही बात लिखी कि नहीं लिखी है जो है। तो इसमें कोई प्रश्न ऐसा हो कि जिसके बारे में आपको को समझना हो तो पूछ लें, क्योंकि तो आपके वो सारी चीजें हैं जो किताबों में लिखा हुआ है, और इसका हमने आंसर भी शेयर किया है। और एक चीज और है कि आंसर जो हमने शेयर किया है ना, वो सिर्फ पार्ट 2 का आंसर है, पार्ट 1 का आंसर शेयर नहीं किया हुआ है। ऊपर देखिए लिखा हुआ THW लिखा हुआ है, THW माने द हार्टफुलनेस वे, उसका शॉर्ट फॉर्म THW है। और आगे लिखा है DD, DD माने डिजाइनिंग डेस्टिनी, तो उसमें प्रश्न संख्या, उसके आगे पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है, ये केवल पार्ट 2 का है। अच्छा, एक बात और आती है कि जब परीक्षा हो गई, टेस्ट हो गया, तो इसके बाद हम क्या करते हैं पुराने टेस्ट के साथ, अगर अपनी परंपराओं में जाएं तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल रिलीफ मिलता है, हाँ चलो आज इस पेपर से मुक्ति मिली। आज बच्चे करते नहीं है, या हम भी जब बच्चे हुआ करते थे तो करते थे, उस किताब को जो है अपनी अलमारी से, अपने रैक से निकाला और उसको दूसरी जगह रख दिया, अब इसको नहीं पढ़ना, हमारा इसका काम खत्म हो गया, सुकून मिलता है उस समय। लेकिन यहाँ पर सुकून नहीं है इस तरह का। सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि वह सिलेबस आपका कम नहीं हुआ है, आपका वह भी सिलेबस, अगले सिलेबस में आपका वह भी शामिल है, ठीक है। तो आप उसको फिर से पढ़ेंगे, तो आप जब दोबारा उसको पढ़ेंगे, भले सरसरी निगाह से पढ़ें, तो क्या होगा, फिर से आप उसको फिर से पाएंगे, जानेंगे, समझेंगे, और आपकी समझ और बढ़ेगी। फिर एक बात और करना है, जो एक बहुत ही आइडियल तरीका होगा, वो ये है कि जब आपने लिखा है, ठीक है, जो आपके उत्तर सही है वो तो सही है, बिल्कुल सही है, आपने खोज के लिखा है। अगर कोई ऐसा उत्तर रह गया है जो आप नहीं लिख पाए, चाहे समय का अभाव आपको महसूस हुआ हो या नहीं खोज पाए हो, जो भी कारण रहा हो, फिर बाद में खोज करके, हालांकि उत्तर हमने शेयर कर दिया है, उसे खोज करके आगे लिख लें। अगर आपने ऐसा न किया हो पहले टेस्ट में, तो आप ऐसा जरूर कर लें कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर टू द पॉइंट आप आगे लिख लें, अपनी उसी कॉपी में, आपने बनाया है ना कॉपी, उसी कॉपी में आप आगे लिख लें उसको। ऐसे ही सेकंड टेस्ट में जो आपने लिखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं लिख पाए हैं उसका फिर से आप आगे लिख लें, किताब से देख करके उसे आगे लिख लें, छोड़े नहीं। कारण यह है कि जब आप उसे लिख लेंगे ना, तो आपका परफेक्ट हो जाएगा वो चीज, फिर आपको भूलेगी नहीं। लिखें जरूर कि हाँ इस प्रश्न पत्र में ये पूछा गया था, ये हमारा सही नहीं हुआ था या कम सही हुआ था, तो भी आप उसको आगे लिख लें, जो चीज छूटी हुई है उसे लिखना जरूरी है। इसमें सबसे कठिन जो मुझे भी लगता है, देखिए, और जो देखा जाए तो परीक्षा लेना सबसे आसान काम है, और परीक्षा देना सबसे कठिन काम है ना। अगर आप भी हमारी परीक्षा लेंगे ना, तो हो सकता है कि हम भी पूरी बात ना लिख पाए, तो ये मत सोचिएगा कि जो है हम नहीं लिख पा रहे तो बाकी सब लोग कर पाए, ऐसी बात नहीं है। खोजना कठिन काम है। तो जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो प्रश्न होता है ना, होता तो एक ही नंबर का,
लेकिन उसको खोजना बड़ा कठिन काम होता है। वो इसलिए दिया जाता है कि बिल्कुल उसमें परफेक्शन के साथ, हाँ ये चीज कहाँ पे देखी थी, एक ही लाइन खोजना होता है, उसी लाइन में उसका उत्तर लिखा होता है। तो ये थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग के लिए प्रश्न होते हैं ये, कि हाँ ये चीज कहाँ पर लिखी हुई है। बस हम इतना ही कहना चाह रहे थे। अब आपके जो प्रश्न हो, आपका स्वागत है। स्वयं को अनम्यूट करें और आपके जो प्रश्न हैं पूछ सकते हैं। जी अरुण भैया बोले। भाई साहब मेरा एक प्रश्न है जी जी। ये भाग एक में प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक, सूक्ष्म स्वभाव कौन कौन से हैं? जी सूक्ष्म सुझाव, प्रश्न क्रमांक 4। हाँ हाँ, सूक्ष्म सुझाव जी, कौन कौन से हैं इन्हें लिखें ना। तो इसके इसके बारे ऊपर में, थोड़ा सा प्रकाश डालें जी जी और ये भी डिफरेंस बतावें कि ये साहित्य में मिल कहाँ पावेगा। कोई ये नहीं कि हार्टफुलनेस में या नियत का निर्माण किसी भी जगह कहाँ है। जी जी बिल्कुल। जी मुझे याद आ रहा है कि पिछली मीटिंग में भैया आप थे कि नहीं थे? पिछले वाली मीटिंग में नहीं था, मैं था। आप थे। और ये पिछले जी प्रश्न पत्र में भी शायद कुछ पूछा गया था इसी तरह का, ये रिपीट हुआ है ये, और उसमें हमने इसके बारे में चर्चा की थी, अच्छा। बताया था। इसमें जो पहला जो जी सुझाव होता है, देखिए सूक्ष्म सुझाव क्यों कहा गया है। सुझाव तो आप जानते हैं कि हम कुछ भी सुझाव देते जी हैं, ऐसा हो वैसा जी हो, या ऐसा करिए वैसा करिए ना। जब हम किसी से को प्रत्यक्ष सुझाव देते हैं, जैसे अभी हम आपको सुझाव दे रहे हैं ना कि ऐसा करिए वैसा करिए, तो ये हमारा सुझाव सूक्ष्म नहीं है, ये हमारा स्थूल सुझाव है। क्योंकि इसको, यह सुझाव देने का जो हमारा माध्यम है एक स्थूल माध्यम है। सूक्ष्म क्या होता है? जहां पर कोई चर्चा नहीं होती है, हृदय से जो सुझाव दिए जाते हैं, जी स्वयं सुझाव दिए जाते हैं, कुछ कहा नहीं जाता है। दादी कहते हैं ना कि नजरें मिले और बस सारे शब्द मौन हो जाएं, सारे प्रश्न मौन हो जाएं। ऐसा महसूस किया होगा अपने मास्टर के सामने। जी कभी हम प्रश्न लेकर जाते जी हैं जी जी ना, और उनके सामने पहुंचते हैं तो सारे प्रश्न मौन हो जाते हैं, सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। क्या है? हाँ, तो ये क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि कुछ सूक्ष्म तरीके से हमें उत्तर मिल जाते हैं ना। तो ये सूक्ष्म क्या होता है, किसी ने कुछ कहा नहीं, मालिक ने कहा नहीं अपने शब्दों से, लेकिन हमें उत्तर मिल जाता है। हम निरुत्तर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ऐसे ही जब डायरी लिखते हैं, ऐसे जब हम डायरी लिखते हैं, तो डायरी जब लिखते हैं तो भी हम सूक्ष्म तरीके से मालिक से जुड़ते हैं। मालिक से हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हमने अपने हृदय की संवेदनाओं को डायरी में लिख दिया, और सूक्ष्म तरीके व्यक्त से कर दिया डायरी में। जाती वहां पर, और उसका हमें उत्तर मिल जाता है। 24 घंटे के भीतर हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है।